बच्चों जे की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और जे की टर्म्स में हम समझने की कोशिश करें तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है a rigid dipole undergoes a simple harmonic motion about its center in the presence of an electric field E1 is equal to E naught। उसके साथ यूनिट वेक्टर दिया हुआ है x डायरेक्शन, मतलब ये x डायरेक्शन बता रहा है। ओके, इफ another electric field E2 का जो वैल्यू दी हुई है दैट इज इक्वल टू 2 E नॉट इन ब्रैकेट y का यूनिट वेक्टर प्लस z का यूनिट वेक्टर, एक्चुअली में ये डायरेक्शन बता रहा है, इज इंट्रोड्यूस्ड टू द सिस्टम, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अप्रोक्सीमेट। आपको चेंज इन फ्रीक्वेंसी के बारे में पता करना है और यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करो कि E1 है, फिर उसके बाद E2 जो है जो इंट्रोड्यूस कर दी गई है, मतलब जो हमारा जो दूसरा केस बनेगा उसमें E1 प्लस E2 हम लेके चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क के बारे में पता होना चाहिए कि जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये मैं सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो डाइपोल होता है, ठीक है, उस केस में जो हमारा डाइपोल होता है, तो हमने मान लीजिए ये डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये डाइपोल को आपने थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ देंगे, ठीक है, ये ई का डायरेक्शन होता है और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, क्यू ई, और इस डायरेक्शन में यहाँ पे माइनस होगा तो इस डायरेक्शन में क्यू ई लग रहा होगा, और जब इसे रोटेट करके आप थोड़ा सा छोड़ोगे तो वो अगेन अपनी पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा, तो यहीं से हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा देखते हैं। रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क को हम जो लिखेंगे दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ डाइपोल मोमेंट P क्रॉस E, ठीक है, P क्रॉस E, ये बात समझ में आनी चाहिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी ई साइन थीटा। ओके, एक और बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, जब हम थीटा को स्मॉल, इस वाले केस में थीटा जो होगा स्मॉल, मैंने लिखा थीटा स्मॉल, ठीक है, तो जब थीटा स्मॉल लेते हैं तो हमारा जो टॉर्क की वैल्यू आ जाती है दैट इज अ टॉर्क इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा। ये वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है दैट इज ओके, बट यहां पर जो हम करेंगे तो टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, ठीक है। तो मैंने इस केस में बोला कि इस जो हमारा डाइपोल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट इज एन आई। ओके, आई मल्टीप्लाइड बाई अल्फा को हमने लिखा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी ई इंटू थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। अच्छा, जब आप इसे कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी ई अपॉन आई। ये फॉर्मूला बहुत से बच्चे यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन को करते हैं डेफिनेटली, बट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले इतने नहीं याद होते हैं इसलिए मैंने इसको कंप्लीटली बताया। अच्छा, अब यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखने की कोशिश करें, अगर हम यहां से फ्रीक्वेंसी लिखने की कोशिश करेंगे तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई। ओके, ओमेगा को हम क्या लिख देंगे, 2 पाई इंटू एफ। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ p मीन्स डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन, ठीक है। तो यहां पर समझने की कोशिश करो कि हमारा डाइपोल सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, मींस फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई आएगा, ठीक है। यहां से आपको ये जो हमने आउटपुट निकाला या जो हमने प्रोपोर्शनलिटी निकाली ये बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो क्वेश्चन थोड़ा सा अब आपके लिए आसान हो गया है। अच्छा, अब हम E1 और E2 की वैल्यू निकालते हैं। तो E1 की वैल्यू हमने क्या दी थी समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें बोल रहा था E1 इज इक्वल टू, वेक्टर के फॉर्म में लिखा था दैट इज इक्वल टू ई नॉट एक्स यूनिट वेक्टर। अच्छा, यहां से हम E1 की वैल्यू निकालेंगे इन द टर्म्स ऑफ केवल मैग्नीट्यूड, तो हमने लिखा मॉड ऑफ E1 इज इक्वल टू ई नॉट। अच्छा, सेकंड केस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में हमको जब दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस की, देखिए यहां पर हमने जब ये E2 को इंट्रोड्यूस किया है तो E1 को हटाया नहीं है, दोनों को एड ऑन करेंगे। अच्छा, जब आप दोनों को एड ऑन करोगे तो क्या आएगा, ई नेट, तो हमने लिखा ई नेट इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर हम दोनों को एड ऑन कर दें तो E1 की वैल्यू क्या थी, E1 की वैल्यू थी ई नॉट एक्स का यूनिट वेक्टर प्लस
2 ऑफ ई नॉट इन ब्रैकेट, यहां पर जो था दैट इज आई थिंक y का यूनिट वेक्टर, यस, y का यूनिट वेक्टर एंड प्लस z का यूनिट वेक्टर। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं और ई नेट की वैल्यू निकालते हैं इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैंने लिखा मॉड ऑफ ई नेट, ठीक है, मॉड ऑफ ई नेट, यहाँ पर वेक्टर लगा दो क्योंकि मॉड आपने लगा ही रखा है, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर तो ये ई नॉट हो जाएगा, ये 2 ई नॉट हो जाएगा, ये 2 ई नॉट हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ई नॉट स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 2 ई नॉट स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 2 ई नॉट स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? तो ये कितना कितना आएगा, 2 2 जा 4, ये 4 आएगा और ये हो गया 4 4 8 9, तो यहां पर वैल्यू आई स्क्वायर रूट ऑफ 9 ई नॉट स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर देंगे, दैट वैल्यू कम्स टू बी 3 ई नॉट। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब हमको क्या निकालना था, रेशियो निकालना था, ठीक है। तो जो मैंने कहा फाइनली जो होगा दैट इज F2 अपॉन F1, F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी जो थी वो कैसी थी, प्रोपोर्शनल थी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और उसके साथ स्क्वायर रूट था, तो हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ ई नेट। ओके, ई नेट अपॉन क्या लिखेंगे, ई, अच्छा यहां पर भी आप F2, ठीक है, क्योंकि आपको इसको 2 से कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपने टोटल वाला निकाला है, ये बात आपको समझ में रखनी है, ठीक है, मतलब इसको आप मैं कह देता हूं ई फाइनल, ठीक है, एफ फाइनल सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ई नेट रखेंगे, तो हमने जब ई नेट रखा तो यहाँ पर वैल्यू आई स्क्वायर रूट ऑफ 3 ई नॉट अपॉन ई नॉट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 3 बचा, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.732 आ गया। अच्छा, अब हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट हम लिखेंगे एफ ऑफ फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ F1 मतलब इनिशियल अपॉन F1। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करो, हमने क्या निकाल लिया था, F फाइनल अपॉन F1 की वैल्यू निकाल ली थी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट वैल्यू इज 1.732, ओके, माइनस ऑफ 1, ओके। तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाई 100 आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 100, ओके। अगर आप इसको सही से सॉल्व कर दोगे दैट वैल्यू कम्स टू 0.732 मल्टीप्लाइड बाई 100, और अगर आपने इसको सही से सॉल्व कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी 73.2%। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। 73 मींस यहाँ पर केवल 73 दिया है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।